अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज हम बहुत डिटेल में जाकर बिलखुसूस गवर्नेंस इन पंजाब आपके सामने कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ रखने लगे हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में एक फॉलोअप के तौर पर कल जो इशू हमने उठाया था वो इलेक्शन में वोटों के हवाले से था कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। और हमने फरियाल तालपुर साहिबा की एक वीडियो जिसका अभी एक आपने जो उसका इक़्तिबास एक सेगमेंट उसका एक चंक सुना है साउंड बाइट में, इस मोन्टाज में, जिसके अंदर उनकी तरफ से कहा गया जी कि अपने दिमाग में कुछ है तो निकाल दें। ये उन्होंने किससे खिताब किया था, इस खिताब से मतलब क्या लिया जाए, पैगाम क्या था इसके अंदर, ये बहुत से सवालात हैं जो इस पूरी वीडियो से उठ रहे थे। और इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर और सामने रखते हुए हमने इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब से रब्ता किया है जो टेलीफोन लाइन पर साथ मौजूद है। सईद गनी साहब बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सईद साहब, फरियाल तालपुर साहिबा ने किससे खिताब किया था, ये उनका मकसद क्या था, ये ऑपोजिशन रहनुमा जो साथ थे वो तो इसको धमकी करार दे रहे थे, क्या धमकी दी थी या कुछ और पैगाम था, क्या था ये मामला सईद गनी साहब? नहीं सफान, एक तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि देखिए फरियाल तालपुर साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं और ऑपोजिशन के दिनों में जब बड़ा मुश्किल वक्त था उन्होंने बड़ी दिलेरी से सियासत की है, फ्रंट पर पड़कर सियासत की है, बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है। वो 2 मरतबा नवाब शाह की इलेक्टेड जिला नाज़िम रही हैं। जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, जब इनके मियाँ जो तालपुर साहब है वो जेल में थे, जब इनके वालिद साहब मुश्किल में थे, ये उन दिनों में सियासत करती रही हैं जब बीबी मुल्क से बाहर थी। तो एक तो ये समझना चाहिए कि ये सियासी लीडर हैं। दूसरा ये कि जहाँ उन्होंने ये बात की थी वो इनकी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से वो इलेक्टेड एमएनए हैं। जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ एक इज्तिमा हुआ पार्टी के ओहदेदारों का जिसमें सिर्फ पार्टी के ओहदेदार थे। वहाँ कुछ नारे लगाए गए, क्योंकि जाहिर है हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के नामों के नारे लगे, यहाँ तक कि फरियाल तालपुर साहिबा के अपने नारे लगे। तो उन्होंने उनको रोका और सख्ती से मना किया कि अब आप सुने, वो कह रही है कि नारा सिर्फ भुट्टो का होगा, निशान सिर्फ तीर का होगा और 11 को आपने तीर को वोट डालना है। तो वहाँ जो लोग आपस में लड़ाइयाँ करके ग्रुप्स बना के पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे उनसे उन्होंने सख्ती से बात की। तो ये मैं नहीं समझता कि जो तासुर कल के प्रोग्राम में हमारे जो मुखालिफ बैठे थे वहाँ 2-3 लोग उन्होंने जो दिया, देखिए इस मुल्क में ये कोई तवक्को कर सकता है कि आप लोगों से इस अंदाज में वोट मांगेंगे? कभी नहीं मांग सकते, कोई नहीं मांग सकता। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस तरह से हम लोगों से वोट मांगेंगे, लोग हमें वोट दे देंगे, तो फिर उनकी अकल पे मुझे माता नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो वो पलीजो साहब बैठे थे, जरा कभी उनसे अच्छा सही साहब, ये एक बात आपने कहा कि ये जो थे कोई मुनहरिफ कारकुन थे या धड़ा था कोई जिसको आप फरियाल तालपुर साहिबा के मुखातिब जिससे हुई थी, कौन थे जो थे? मुनहरिफ भी नहीं थे, मुनहरिफ भी नहीं थे। देखिए पीपल्स पार्टी में जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जमात है, वहाँ मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए होते हैं। वो जो मीटिंग पार्टी की जब होने लगी तो वह मुख्तलिफ लोगों के नामों से नारे लगाए गए और कुछ लोगों ने फरियाल तालपुर साहिबा के नारे भी लगाए। तो उनको ये बताया गया कि ये तकसीम इस तरह ना करें पार्टी के अंदर और आप एक बैठ के एक होकर काम करें, और जो ये फॉलो नहीं करेगा डिसिप्लिन को, जाहिर है कि पार्टी के पास इख्तियार होता है, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। ये तो अगर हम अपनी सतह पर भी कोई मीटिंग कर रहे हो और वहाँ भी इनडिसिप्लिन की कोई बात हो तो हम सख्ती करते हैं। और हमारे साथ भी पार्टी में कहीं ना कहीं अगर हम कोई बात ऐसी कर जाए जिससे तासुर उभर रहा होगा कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुप्स बन रहे हैं या कोई गलत बात हो रही है, तो लीडरशिप हमें भी सख्ती से डांट देती है कि इस किस्म की बातें हम ना करें, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल टोटली किसी और अंदाज में बात को पेश करने की कोशिश की गई। और देखिए उस स्पीच के जो सोशल मीडिया पे पोर्शन चलाए गए हैं वो एडिट किए गए हैं, उससे अपने मकसद की बात उठाई गई है और उसको चला दिया गया है। भाई अगर किसी की नीयत ठीक है तो वो पूरी जो जिनके पास मौजूद है वो पूरी चला दें, वो देखें कि वो बात शुरू कहाँ से हुई थी और खत्म कहाँ पर हुई है। तो ये एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए और फरियाल तालपुर साहिबा को खासतौर पे वो लोग जो हमेशा उनके नाम के पीछे लगे। एक चीज की वजाहत और करते हैं क्योंकि जो ऑपोजिशन साथ थी उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग जैसे अगवा करते हैं लोगों को या फिर वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। नुसरत अब्बासी साहबा ने कहा ये वीडियो सोशल मीडिया पे जो शेयर कर रहे हैं उनको भी खतरा है कि उन पर ना FIR काट दी जाए, और पलीजो साहब भी यही फरमा रहे थे। तो आप लोग क्या वाकई में जो अल्ताफ हुसैन कराची में करते थे वो आपने इंटीरियर सिंध में कल्चर बनाया हुआ है? सही तरीके पहली बात तो ये है कि फंक्शनल वीक को इंटीरियर सिंध की MQM कहा जाता है, और हम नहीं कहते, सब कहते हैं। जितनी गुंडागर्दी बदमाशी ये करते थे किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों अफराद जो हमारी बहन थी नुसरत अब्बासी साहिबा और पलीजो साहब जो बैठे थे, इनसे ज्यादा कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलता है?
झूठ बोलते हैं, पता नहीं कहां से कहानियां घड़ के लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को उनके मुखालिफिन मुल्क भर में इस बात पे मानते हैं कि जितनी टॉलरेंस पीपल्स पार्टी के अंदर है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अंदर है, जितनी तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पीपल्स पार्टी में किसी में भी नहीं है। मैं आपको गुजारिश ये करूंगा कि पलीजो साहब के वालिद साहब रसूल बख्श पलीजो, जो एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अब अल्लाह ताला उनको, उन्होंने खुला खत लिखा था और वो अखबारात में छपा है। वो अपने इस बेटे के लिए क्या फरमाते हैं, जरा कभी इनको बुला के पूछ लीजिएगा, उस खत को पढ़ लीजिए और उसका जवाब लीजिए इन पलीजो साहब से कि बताइए। बाकी तो छोड़ देना, सईद गनी क्या कहता है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है, कोई और क्या कहता है, छोड़ दीजिए। इनका वालिद जिनकी सियासी मीरास लेके ये आगे बढ़े थे, वो अपने बेटे के लिए क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या लोगों को बताते हैं और क्या क्या उनके लिए पेशन को ही करते हैं, जरा वो आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों के ऊपर खुद बहुत सारे सवालात हों, उनको इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज को गढ़ कर पैदा कर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। फरियाल तालपुर साहिबा की लोग पीपल्स पार्टी के कारकुन इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का ख्याल करती हैं, उनको बच्चों की तरह रखती हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, इंकरेज करती हैं। तो इस तरह की बातें करके उनको पीपल्स पार्टी के कारकुनों से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपना मौकिफ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस बयान को लेकर, वजाहत की पीपल्स पार्टी ने कल जिस पर प्रोग्राम, और फरियाल तालपुर साहिबा की स्टेटमेंट पर ऑपोजिशन हुक्मरान जमात सिंध की क्या मौकिफ रखती है, आपके सामने लेकर आए हैं। एक ब्रेक के बाद कुछ अहम तरीन हकायक बेनकाब होंगे इस प्रोग्राम में, जिनका ताल्लुक गवर्नेंस से होगा। सूबे पंजाब में कुछ अहम करप्शन केसेस, बदनवानी के मुकदमात क्या खुलने जा रहे हैं, किस किस का नाम उन केसेस में है, हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और जिस तरह हमने आपके सामने मैंने बताया जी ब्रेक से पहले, जाने से पहले, कि आज कुछ अहम इंकशाफात और बिलखुसूस जो गवर्नेंस है सूबे पंजाब में, जिसके बारे में तासुर यह दिया जाता है कि वहाँ स्पीड है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ क्वालिटी है। अब हकीकत में क्या है, यानी आंखों का धोखा है, हकीकत में क्या पुलिस कितनी एफिशिएंट है, हकीकत में फाइनेंशियल स्कैंडल्स के हवाले से क्या सूरत हाल है। कोई दबाता है ये स्कैंडल जो बड़े बड़े मेगा करप्शन के अगर होते हैं सामने नहीं आते हैं या होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर एलडीए का आज ये केस जो नैब की तरफ से जिसको रीलॉन्च की गई है इन्वेस्टिगेशन, जिसका आप नैब में 13 लोगों को इस पर जो है वो समन भी किया गया है, जो इसमें मुबैना तौर पर बेनिफिशरीज हैं इस पूरे केस के अंदर। इस मामले को 10 साल यानी 1990s 10-20 साल पुराने मामला थे जो अब नैब रीलॉन्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन रीलॉन्च कर रहा है। और मैं एक बड़े अहम वजीर पंजाब के उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी हरफ आम है, सब जानते हैं, वजीर तालीम जनाब राना मशहूद साहब, उनके केसेस जो नैब में है वो खुद चीखते हैं कि नैब कब कंक्लूड करेगा, आखिरकार कब तक वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, वो इंक्वायरी स्टेज से इन्वेस्टिगेशन से रेफरेंस कब बनेगा, यह ऐसी इल्जाम तराशी होती रहेगी, क्या होता रहेगा। इसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास तवातुर के साथ आती रही हैं। ये भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की करप्शन मुबैना तौर पर, इसके अलावा दीगर हवाले से जो मुबैना तौर पर बदनवानी मुख्तलिफ महकमों में हुई, इनके महकमों में जो वीडियो भी इनके सामने आई, उन तमाम चीजों के बारे में वो मुबैना करप्शन है। लेकिन क्या नैब का जो शिकंजा है वो पंजाब में भी मजबूत होने जा रहा है, बड़ा अहम सवाल है। ये जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ऑरेंज ट्रेन का जो मेगा उस मंसूबे के हवाले से बदनवानी के मामला को कोर्ट लेके गए हुए हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा हैं। इस हवाले से जो डेवलपमेंट मॉडल टाउन केस के हवाले से है, उससे हम इनसे बात करेंगे कितने मुतमईन है ये उस पर। और उस्मान डार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब,
सर क्या डेवलपमेंट है? पहले तो ये जो केसेस खुलने पुराने, तो जो अभी के केसेस हैं, जैसे बड़े बड़े केसेस हैं, इनका मंतकी अंजाम कब होगा? क्या बंद करें फाइल को, खत्म करें, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, या फिर कह दें जी कि करप्शन हुई है? नैब ने बीच में लटकाया हुआ क्यों पंजाब के बड़े बड़े वज़रा के केसेस को? अजहर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सफियान। प्रॉब्लम यहाँ ये है, बात तो सच है मगर है रुसवाई। पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पूछते हैं ना कि ये दोहरा निज़ाम, इसमें कोई शक नहीं है दोहरा निज़ाम है, वो बेनिफिशरी हैं इसके। ये कुछ 16 इंक्वायरी हैं। एक तो आपने LDA में ये बेनामी ट्रांजेक्शन के हवाले से है, जाती उम्रा के हवाले से है, वह रायगढ़ में जो सड़क बन रही है, सुई गैस की लाइन पाइपलाइन बिछवाई है, स्टैट्यूटरी नोटिस के हवाले से है, शुगर के हवाले से है। और अगर आपको याद हो, हुदैबिया पेपर का तो आपके सामने आ गया है, लेकिन हुदैबिया इंजीनियरिंग FIA से मिली बगस से वो भी बंद पड़ा है फाइलों के अंदर। इशू यहां पर सिंपल सा है कि करप्शन या शायद एजाज की बात है पंजाब के अंदर। अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा इस वक्त, चूंकि मैं मामला कुछ सिंध में देख रहा हूं, सिंध में अगर इंक्वायरी स्टार्ट होती है, वजह यह है कि वहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। वहां जैसे ही नेशनल प्लान पे अमल दरामद शुरू हुआ, रेंजर्स वगैरह आए, तो वहां इंक्वायरी शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंस फाइल हो गई। और वहां मैं एक और बात बताता चलूं आपको, वहां जैसे ही सेक्शन 19 के नोटिस होते हैं, वो नैब कोशिश करती है सेक्शन 24 का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है, तो वो जमानतें कराते हैं। फर्ज करें आपने जमानतें नहीं कराई और आप रेफरेंस फाइल करते हैं, जब अदालत में मामला आता है तो अदालत नॉन बेलेबल वारंट समन नहीं जारी करती। जैसे मियां ब्रदर्स के लिए सिर्फ खाली समन हुए हैं, बेलेबल हुए हैं, 10 लाख के मुचलके दे दें, वहां हाई कोर्ट से जमानत करा के आना पड़ती है और वो ट्रायल फिर वहां कंक्लूड होता है। लेकिन यहां पंजाब के अंदर एक दोहरा कानून, दोहरा मेयार चल रहा है। आपने देखना है बादशाह सलामत और शहनशाह जलालुद्दीन अकबर जिस तरह इतने बड़े जाओ जलाल से आए, और वहां बड़ा दुख हुआ नैब कोर्ट ने, जनाब आप चले जाएं, आपको इजाजत है। किस बात की इजाजत है? अभी तो आपने कॉपियां तकसीम की हैं, चला आपने फर्दर हिमायत कर रही हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, पंजाब में करप्शन है, शहबाज साहब तो कहते हैं कि यहाँ पर स्पीड है, क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, जिसको पूरे दुनिया के पंजाब में करप्शन तो मेगा कोई साबित करूं, पिछले दौर में नैब ने भी केसेस उठा के फिर वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके अनफॉर्चुनेटली। तो करप्शन है भी अजहर सिद्दीकी साहब, या हम ऐसे शो मचाते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में ये 10वां चैलेंज कर रहा हूं मैं हर प्रोग्राम आप में चैलेंज करके जाता हूं शहबाज शरीफ साहब को, आ जाए हर प्रोजेक्ट। मैंने मेट्रो के हवाले से तो 162 अरब से जाने वाला 250 अरब का प्रोजेक्ट चला गया, एक PC1 की बजाय 10-10 PC1 बने हुए हैं, और असल कीमत बताते नहीं, उंगली उठा के कहते हैं 1 रुपए की करप्शन साबित हुई और मेरी कब्र में से निकालना। ओ भाई, पहले इस दुनिया में तो आओ, तुम्हें चैलेंज है आज भी, किसी जगह भी आ जाओ। कोई प्रोजेक्ट, मेट्रो जो आप मुल्तान वगैरह के हवाले से, पावर प्रोजेक्ट के हवाले से आप कोई प्रोजेक्ट देख लें, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं। इशू ये है, क्या होता है, वो रिकॉर्ड जल जाता है, कभी LDA में, कभी कचहरी में आग लग जाती है। अभी आपने इस्लामाबाद में नहीं देखा, जब CPEC का रिकॉर्ड वहां पड़ा हुआ था, वहां की मौसम शो ये किया कि मौसम में आग लगी है, लेकिन वहां रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। यानी यहां मैं मांग रहा हूं, आप इंफॉर्मेशन कमीशन चले जाएं। पिछले 2013 में एक्ट बना, मैं पिछले 2 साल से सैकड़ों खत लिख चुका हूं, मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन इतला नहीं। कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहे हैं? दे आर मेकिंग फन ऑफ द नेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि नैब इनके साथ मिली, FIA इनके साथ मिली, पुलिस इसके साथ मिली हुई है। उस्मानदार साहब, ये ट्रांसपेरेंसी की बातें, सर कितना दम है इन बातों में उस्मानदार साहब? अब आवाम समझती है, और शहबाज शरीफ साहब के मंसूबे के शफाफ हैं, बिल्कुल पानी से धुले हुए, दूध से धुले हुए हैं, और इनमें 1 रुपए की भी बदनवानी नहीं है, जो वो साबित करते हैं कि कब्र से निकाल लो, मेरा गिरबान घसीट लो, मुझे कुछ भी कर लो, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकती मेरे खिलाफ। कितना बड़ा दावा है ये उस्मानदार साहब, और हकीकत कितनी है इस दावे में? देखिए सफियान, आवाम समझती है, तो जो इनका गढ़ है तख्ते लाहौर जिसे ये क्लेम करते हैं, और N120 जो इनका किला है, अभी हालिया इलेक्शन में आपने देखा कि इनको 30,000 वोट कम डले हैं। अवाम ने 60 से 65% अवाम ने उस हल्के की ने वोट ही नहीं डाला। अगर अवाम को ये बातें क्लियर ना हो कि इन्होंने करप्शन किया है, तो वो आते वहाँ सुनामी आ जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें लाखों वोट से हारती वहाँ से। और दूसरी जो बात हम कर रहे हैं पंजाब में करप्शन की, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के चौक चौराहों पे करप्शन का नंगा नाच हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि अभी तक जो 2 करप्शन के मेगा स्कैंडल सामने आए हैं, पनामा लीक्स और मुल्तान मेट्रो का, ये दोनों स्कैंडल्स पाकिस्तान के बाहर से सामने आए हैं।
पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, हाँ साहब मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया है। उन अदारे के चेयरमैनों को इन्होंने इस तरह मैनेज किया हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा अपना दरबारी बना रखा है कि कोई करप्शन की तहकीकात जो है फेयर एंड फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं। और जहां अगर ये पकड़े जाते हैं वहां आग लग जाती है, रिकॉर्ड जला दिया जाता है, चाहे वो नंदीपुर है, जैसे सीपैक की बात हो रही है, एलडीए की बात हो रही है। और यही वजह है, ये अब साजिशों की बात कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ जो है वो गैबी कुव्वतें जो हैं वो मुतहरक हो गई हैं, क्योंकि मुकमका नहीं हो रहा। जेआईडी को ये मैनेज नहीं कर सके, मोसेस जजेस को ये मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि इनको चाहिए मलक कयूम जैसे जज जिनको ये टेलीफोन करें और किसी को सजा दिला दे, किसी चोर चक्के को पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कभी गए हैं आप? पंजाब में किसी भी शहर में आप गए, अजला में आप, उस्मान डार साहब, आपको सहूलियात के लिहाज से पंजाब में जो दावा है कि हमने हेल्थ के, अभी भी लंदन गए थे शहबाज साहब, तो उन्होंने वहां पर भी कॉन्फ्रेंसेस में खिताब किया था कि हमने हेल्थ सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और क्या क्या शुरू कर दिया। उस्मान डार साहब, प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है जब जाते हैं अपोजिशन को साइड में रखकर पीटीआई को एज ए सिटीजन बताएं? देखें मैं देखें, हाँ साहब, प्रैक्टिकली इन्हीं के दरबारी ख्वाजा आसिफ जो अकामा होल्डर हैं, जिनको आज नोटिस किया गया है लार्जर बेंच की तरफ से अकामा रखने पे। सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। सियालकोट का सबसे डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, यकीन करें वहां दवाइयां तक नहीं है। एक बिस्तर के ऊपर 3-3 लोग लेटे हुए हैं वहां, और ये क्लेम करते हैं जी हम 35 साल से सियालकोट में हुकूमत कर रहे हैं, अबाओ अजदा के वक्त के वहां ये हुकूमतें कर रहे हैं। और सियालकोट की आवाम की मैं बात करना चाहता हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रोज देखता हूं अपनी आंखों से लोगों को जलीलो रुस्वा होते हुए हुकूमती महकमों में, और इनको शर्म नहीं आती है। ये फिर भी कहते हैं हम 30-35 साल से जमे हुए हैं, इसलिए कि इन्होंने कभी आवाम की वोट की ताकत से नहीं आए। ये धांधली की पैदावार हैं। चोर दरवाजों से ये कौमी असेंबली में पहुंचते हैं, बाद में वजारतें लेते हैं और पैसा बनाते हैं, अकामे पकड़े जाते हैं। जैसे नहल नवाज शरीफ का पकड़ा गया है, तो आज भी आपने देखा कि वजीर आजम कैसे रोना रो रहे थे, वही रोना रो रहे थे, मुझे पनामा पे निकाल देते, मुझे अकामा पे निकाला। ये सब चोर है। सर, ये जो ट्रांसपेरेंसी के दावे आपने अभी सरकारी अस्पतालों की बताई, काजी शफीक साहब एक बात बड़ी अहम आपसे आज पूछनी है। सर, ये आप लोग मॉडल टाउन का केस और सब परस्यू कर रहे हैं, बल्कि तमाम सियासी जमातें भी, मोरली भी और मीडिया भी साथ देती है कि मामले को सामने आना चाहिए मंजर आम पर। सर, पंजाब में बागडोर है किसके हाथ में? लोग कहते हैं हमजा शहबाज से लाते हैं मामलात को। तो काजी शफीक साहब, आपने मॉडल टाउन का एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, एहतजाज धरनों को सामने रखते हुए, क्या शहबाज शरीफ साहब देखते हैं मामलात या उनके वज़रा देखते हैं, हमजा शहबाज देखते हैं, राना साहब, कौन चला रहे हैं मामलात काजी शफीक साहब आपकी नज़र में? देखिए जी, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं यहाँ पर। तो एक शाही खानदान है और शाही खानदान के बच्चे हैं, वो जो इजलास की चाहे सदारत करें, जिस अफसर को चाहे आर्डर दें, जिसको निकाल दें, जिसको रख लें। यहाँ तो एक अंधेर नगरी मची हुई है पंजाब के अंदर। ये जो एक पंजाब का इमेज ये बाकी सूबों के अंदर और दुनिया के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा ढोंग है। मैं खुद अभी 1 महीना पहले, आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, मेरे एक अजीज एडमिट थे, रावलपिंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है होली फैमिली हॉस्पिटल। डेंगू की वार्ड में गया, मैं हैरान हो गया कि बेसमेंट के अंदर वो डेंगू वार्ड बना हुआ है और एक ही वार्ड के अंदर खवातीन भी लेटी और मर्द भी लेटी हुई है, और उस वार्ड के अंदर एक ही वॉशरूम है जो दोनों यूज कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया वो देख के। मैंने कहा जुल्म देखे कि बाहर 60 अरब रुपए से ज्यादा इन्होंने लगा दिया है मेट्रो के ऊपर, और अगर हॉस्पिटल का एमएसएन से फंड मांगेगा तो ये कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है। किसी स्कूल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है या उसका जो चांसलर है वो उनसे फंड मांगेगा तो कहेंगे हमारे पास फंड्स नहीं है एजुकेशन के लिए। हेल्थ और एजुकेशन इनकी प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज सिर्फ मोटरवेज हैं, मेट्रोज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर करप्शन करनी आसान है, टैक्स लेनी है, करप्शन। लाहौर के अस्पताल बेहतर है निस्बतन दीगर शहरों के, या पूरे पंजाब में लाहौर का भी यही हाल है? सब जगह का हाल ही है काजी साहब? सर, मैं आपको रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की सिचुएशन बता रहा हूं। सेम सिचुएशन जो है वो लाहौर के अंदर भी है। लाहौर के अंदर बल्कि मैं समझता हूं शायद इससे भी बुरी है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत कम है, लिहाजा ये फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने कर्जे लिए, कर्जे लेकर इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। अभी वहां पर ये बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं। इतना बड़ा सरमाया इस मुल्क और गरीब कौम का, कर्जे लेके उसके ऊपर झोंक रहे हैं, जो आने वाली कई नस्लें वो कर्जे अदा करती रहेंगी तो वो अदा नहीं हो सकेंगे। लेकिन इन्हीं से पूछे कि भाई हॉस्पिटल्स
और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, ये आपकी प्रायोरिटीज में कहां पड़ी है? जनूबी पंजाब को तो किसी ने पूछा ही नहीं है, अंदरूनी पंजाब को तो पूछा ही नहीं। पूरे पंजाब का बजट उठा के उन्होंने लाहौर के अंदर लगा दिया, मुल्तान के अंदर उन्होंने मेट्रो बना दी। उसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि वो मेट्रो, टोटली मेट्रो बस नाकाम हो चुकी है, बहुत कम लोग उसके ऊपर सफर कर रहे हैं। आज भी मुल्तान के अंदर आप कैमरा लेके चले जाएं तो मुल्तान के शहरियों का कहना यह है कि हमें मेट्रो की जरूरत नहीं थी, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की जरूरत थी, जो हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी, इन्होंने वही मेट्रो बस सर्विस बना दी जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। लिहाजा इस वक्त मैं ये समझता हूं कि अब ये अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। पैनामा, करप्शन, ये तो केसेस के भरमार है इनके ऊपर, लेकिन जो साने मॉडल टाउन का केस है वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका फैसला आने वाला है। और जिस दिन उसकी ऑफिशियली रिपोर्ट पब्लिक होगी और मीडिया के ऊपर आएगी, उस दिन आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का एक दिन, एक हफ्ता भी आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी जो कातिल और करप्ट वजीर हैं राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तौकीर शाह को, जिसको उन्होंने भगाकर भेजा हुआ है, ये सारे लोग इंसाफ के कटहरे के अंदर होंगे। और ये जो साने मॉडल टाउन का केस है, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का आसान तरीन केस है। जो मर्डर होते हैं, इससे पहले एडवोकेट साहब बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि रात के अंधेरे में होते हैं, जिसको देख कोई नहीं रहा होता। ये दुनिया का एक अनोखा कत्ल है जिसको 40 कैमरों ने कवर किया, कैमरों की आंख के सामने कत्ल हुआ, और उसके बावजूद आज 3.25 साल हो चुके हैं, उसमें हमें इंसाफ नहीं मिल सका। लिहाजा आज मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इस सुप्रीम कोर्ट के पैनामा लीग के फैसले के बाद इंसाफ का जो दरवाजा अजहर सिद्दीक साहब, आप सर ये आपको तो काजी साहब, आप इस पूरी उम्मीद है केसेस, अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे नहीं लग रहे कि आप यू आर वेरी मोटिवेटेड या पॉजिटिव अबाउट दिस, कि आपको लग नहीं रहा कि नैब इन केसेस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाएगा? जो मुबैना करप्शन हम कहते हैं कि वहां पर तो दावा है कि है ही नहीं 1 रुपए करप्शन, और आप कहते हैं कि है करप्शन, तो साबित तो ये तहकीकाती इदारे करेंगे कि करप्शन है या नहीं है। तो अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है, यू आर होपफुल, आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? देखिए, पहली तो बात मैं सिर्फ एक लाहौर हॉस्पिटल्स के हवाले से पूछी थी। मेरा चैलेंज है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को, मेरा 2 महीने पहले इत्तेफाक हुआ PIC में जाने का। आप एमरजेंसी में हालत जाके देखें, वहां सबसे बड़ा मैंने वो कोशिश की एक TFT का टेस्ट करने के लिए, महीना तो तारीख नहीं है। और बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं, वो इतने बड़े बड़े बैनर लगे कि 2 रुपए की पर्ची फीस खत्म कर ली है। मैंने पूछा भाई ये कितने लोग थे? 75,000 रुपया वो 2 रुपए की पर्ची फीस खत्म की, और तकरीबन 12 करोड़ रुपया इश्तिहारी मुहिम पे लगा दिया। आप यहीं से लगाएं, इससे बड़ी को करप्शन है? अब मैं आता हूं बाकी सवाल। देखिए, नाउमीद तो मैं नहीं हूं। पनामा के केस से इस मुल्क में करप्शन रोकने की इब्तिदा हो चुकी है, बड़े से बड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे इकट्ठे इसलिए हो गए हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को और खानदान को सजा मिलती है तो नीचे नहीं बचेंगे। इसमें अगर देखा जाए, पीछे जो है पीपल्स पार्टी भी साथ मिली और तमाम सियासी बात है, नहीं चाहती कि करप्शन। सर, ये मिसाल के तौर पे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो इनका मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी थे राणा साहब, सर ये कि आप या तो किसी को इल्जाम लगाएं तो उसके भी आप साख को मुतासिर कर रहे हैं, या तो नैब इनको क्लीन चिट दे के नहीं किया करप्शन, या फिर क्योंकि ये भी इस पर एतराज करते हैं कि आप या तो साबित कर दे क्लीन चिट है, या फिर कह दे कि करप्शन की है। ये कब तक ऐसे मामला लटके रहेंगे सूबे पंजाब में? यहां पर तो हमने देखा है बड़ी जल्दी जल्दी चीजें पहुंची हैं मंतकी अंजाम पर। सिंध में देखिए, सेक्शन 18 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है, जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पे डाली हुई है। और चेयरमैन नैब, आपने खुद देखा था पनामा केस में, वो जनाजा उठा दिया था, आपके सामने की बातें हैं। यहां देखे, प्रॉब्लम यहां ये है कि नैब का चेयरमैन जो अपॉइंट करने का जो तरीकाकार है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन मिला के आपने जब ये लगाना है, और यहां ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रोसिक्यूटर जनरल से लेकर सारे आपने मिला के करने, तो यही हाल होना है। ये केसेस सारे खुलेंगे। अगर कोई मिसाल इस पर पीपल्स पार्टी अगर आती है हुकूमत में, तो उनके केसेस भी है, इसलिए एक दूसरे से मिला के तय किया है कि 4 साल 5 साल हमने नहीं छेड़ना, उन्होंने नहीं छेड़ना। मैं नाउमीद नहीं हूं। अच्छा सर, एक ब्रेक लेते हैं सर, एक ब्रेक के बाद आते हैं। उस्मान दार साहब साथ हैं, काजी शफीक, अजहर सिद्दीक साहब। अहम नुकात केसेस की बात हुई है, तो एक और बड़ा केस है जिसको कहा जाता है जी कि बिगर देन पनामा। तो कौन सा केस है और उस बारे में पेशरफ्त क्या है? पंजाब में चंद लोग किस तरह मुतासिर, स्पेसिफिकली पंजाब से मुराद पंजाब हुकूमत में किस तरह लोग मुतासिर होने लगे हैं? इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम सवालात उठा रहे हैं। अहम तरीन सवालात हैं, इनका ताल्लुक गवर्नेंस से है। ये गवर्नेंस के दावे जिसमें ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, क्वालिटी की बात होती है, कितने सच हैं, कितना हकायक है इन दावों के अंदर। ये अहम तरीन बात सिर्फ पंजाब हुकूमत के लिए नहीं, इस प्रोग्राम के जरिए हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत, कल भी हमने एक प्रोग्राम सिंध हुकूमत पर किया था, तो ये आज पंजाब हुकूमत पर हम बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन है, क्या वाकई में हकीकत है इसमें, या फिर ये तमाम इल्जामात मुझे सियासी बयानात की सूरत होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है वो हुदैबिया का केस है। इसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम है, इसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है। हमजा शहबाज साहब के बारे में कहा जाता है करता धरता है पंजाब में। उस्मान डार साहब, आपकी नजर में सर कितना बड़ा इंपैक्ट है हुदैबिया केस का इन पर्टिकुलर ऑन पंजाब रूलिंग फैमिली, यानी जो पंजाब गवर्नमेंट है उस पर इंपैक्ट क्या है इस वक्त उस्मान डार साहब हुदैबिया पेपर मिल केस का? उस्मान डार साहब देखिए, हाँ साहब, हुदैबिया पेपर मिल्स पे वन लाइनर मैं यही कहूंगा कि जिस दिन ये केस शुरू होगा और इसका फैसला आएगा, आप देखेंगे सारा शरीफ खानदान, ये सारा टब्बर जो है जेलों में होगा। ये हुदैबिया पेपर मिल्स नहीं थी, असल में बुनियादी तौर पे ये इनकी करप्शन की मिल थी, जहां ये करप्शन ज़्यादा नोट छापते थे, पाकिस्तान से बाहर बेचते थे, और इसीलिए इस केस को दबाया गया। इसीलिए नैब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके नहीं आई थी, और जब अब इनको लाना पड़ा। और आप देखेंगे कि ये जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है कि पंजाब क्या पूरे मुल्क पाकिस्तान में, जबकि ये फेडरल हुकूमत में बैठे हैं नवाज शरीफ, इन्होंने करप्शन नहीं की। पाकिस्तानी अवाम को इस कदर इन्होंने मुआशी बदहाली पे पहुंचा दिया है कि आज एक आम आदमी को बिजली का बिल अदा करने के लिए भी कर्ज उठाना पड़ रहा है। हाँ साहब, और ये जिस मुआशी धमाके का वादा करके आए थे 2013 में, और जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी का आसफ अली जरदारी का पेट फाड़ेंगे, बल्कि इन्होंने तो उनका पेट सिया। आपने देखा है किस तरह से इन्होंने नैब में से इन्हें क्लीन चिट दी है। नैब जो इंस्टीट्यूशन इनके नीचे आता है पीएमएलएन के, और इससे बड़ी क़यामत की क्या निशानियां होंगी कि पीएमएल हुकूमत में आसफ अली जरदारी साहब जो है वो क्लीन चिट लेके निकल जाते हैं कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और ये जो आपने का बड़ा केस है सर, ये जो अभी मेगा डेवलपमेंट मैं कहूंगा, क्या कहूं उसको, ऑरेंज लाइन, जिसमें 250 अरब रुपए 200 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा वहां पर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो लोग जाते हैं उनके लिए बड़ी फैसिलिटी है इस पर। तो उस्मान डार साहब, तो आप इससे क्या एग्री नहीं करेंगे? बड़ा अच्छा काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो ट्रेन बना रहे हैं ऑरेंज लाइन, इसमें क्या खराबी है इस वक्त? आप लोग क्या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनाएंगे ऐसी ट्रेन जिससे लोग सफर करें, गरीब आदमी सफर करे उस पर? उस्मान साहब देखिए, हाँ साहब, जिस दिन हम जो प्रोजेक्ट भी खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे, आप उसका कॉस्ट डिफरेंस देख लीजिएगा। पंजाब में मेट्रो कितने की बनी है, खैबर पख्तूनख्वा में कितने की बन रही है। जो ब्रिज 1 किलोमीटर का ये लाहौर में या पंजाब में बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आप खैबर पख्तूनख्वा में चेक कर लें। आप अपने टीवी चैनल पे दिखा दें, आपको साफ नजर आ जाएगा जहां करप्शन हो रही है, जहां किकबैक्स लिए जा रहे हैं, वहां कॉस्ट हाई है। मैं आना चाहता हूँ ऑरेंज लाइन पे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा और इसका बजट कई बार रिवाइज हुआ है, कई बार चेंज हुआ है, कई बार ऊपर गया है। मैं पहले भी कह रहा था, वो तमाम करप्शन और किकबैक्स आपके सामने आएंगी जो पाकिस्तान के बाहर से एक्सपोज होंगी। डॉलर एडजस्टमेंट हुई है, उसकी क्या हुआ है? चाइना वालों ने किया है सर, डॉलर एडजस्टमेंट हुई है, क्या हुआ है? चाइना की एससीसीपी ने बोला है कि इस ट्रांजैक्शन का, देखें ये एक फिक्टिशियस जो भी है, चाइना की एससीसीपी ने ये केस उठाया है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है पाकिस्तान की, तो एससीसीपी से दबाना चाह रही है। ये तो इस तरफ आना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी तरह पनामा एक्सपोज हुआ, वो पाकिस्तान के बाहर था। जब तक पाकिस्तान में अदारे मजबूत नहीं होंगे, मेरिट पे अदारों के चेयरमैन नहीं लगाए जाएंगे, नैब हकीकी मायनों में आजाद नहीं होगी, करप्शन का एहतसाब प्रॉपर और फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। इनके सिटिंग मिनिस्टर राना मसूद रंगे हाथों पकड़े गए पैसे लेते हुए, मंजरेआम पे उनकी वीडियो आई। क्या किया नैब ने आज तक उनके खिलाफ? जब यहां लोग रंगे हाथों हांसा पकड़े जाते हैं, फिर भी जेलों में नहीं डाले जाते, तो क्या कर सकते हैं आप? आखिर ये इनकी करप्शन का बोझ जो है पाकिस्तानी अवाम उठा रही है महंगाई की शक्ल में। गरीब आदमी आज पिस के रह गया है, 2 वक्त की रोटी भी कमाने की आज देखे ना क्या इंतहा हुई हुई। और जो ये मजदूर को 14-15 हजार रुपए ये जो बेसिक सैलरी दे रहे हैं, क्या होगा आज इस 14-15 हजार में? इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना है, एक आम आदमी के घर का बजट बना के दे सकते हैं ये 14-15 हजार में? कि एक आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजार, और महंगाई जो सर चढ़ के बोल रही है मुल्क पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में, और इसकी बुनियादी वजह यही है, ये कर्जों पे कर्जे लेके जा रहे हैं, करप्शन का बाजार सर गर्म है।
सर काजी शफीक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप पंजाब पुलिस जो है, हम जहां शहादतें होती हैं पुलिस एहलकारों की, सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पर रह के पूरे मुल्क की पुलिस जो कराची में, सिंध में, पंजाब, पूरे उन्होंने बड़ी सैक्रिफाइसेस भी दिए हैं। लेकिन जो पंजाब पुलिस का एटीट्यूड है, जिसके आप तो निशाना बने मॉडल टाउन में, तो सर उस एटीट्यूड में कोई तब्दीली आई है? शहबाज शरीफ साहब ने यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया है, डॉल्फिन फोर्स, और टर्की जाते हैं तो टर्की की फोर्स, चाइना जाते हैं तो चाइना का मॉडल, रैपिड रिस्पांस फोर्स, मुजाहिद फोर्स, मुहाफिज फोर्स। तो आपको कोई फर्क लगता है काजी शफीक साहब परफॉर्मेंस में, या सब वही है, नाम बदल जा रहे हैं, क्या बोतल वही है, आगे अंदर पीछे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? सर मेरे ख्याल में तो जो पंजाब की पुलिस की सिचुएशन है, ये शायद बाकी सिंध से भी बहुत बुरी है। KPK तो खैर बहुत अच्छी हो चुकी है। सिर्फ वर्दी चेंज करने से, यूनिफॉर्म चेंज करने से रवैये चेंज नहीं हो जाते, सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। जब आप अपना IG, DIGs और SHO तक भी आपके अप्रूवल से लगेंगे, यानी इतना इन्फ्लुएंस है इनका पुलिस के ऊपर, चूंकि इन्होंने पुलिस के जरिए ही ये गवर्नेंस करते हैं, इनका शुरू से ये तरीका कार रहा है। उसी पुलिस को ये इलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, उस पुलिस को अपने जो मुखालिफ सियासी मुखालफीन होते हैं उनको दबाने में, उनके खिलाफ मुकदमात बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और उसी पुलिस से ये बंदे भी मरवाते हैं। लिहाजा ये पुलिस के ऊपर इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि SHO, थाने के SHO तक शहबाज शरीफ की अपनी डायरेक्ट परमिशन के बगैर नहीं लगता। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनका पंजाब पुलिस के ऊपर। यही वजह है कि आपने देखा कि मॉडल टाउन के ऊपर इनका जो जाती मुखालफत थी, हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, बजाय इसके कि उसको पॉलिटिकली फेस करते और उसको पॉलिटिकली उसका मुकाबला करते, इन्होंने पुलिस के जरिए उसको हमारा मुकाबला किया, और रात के अंधेरे में 2 बजे पुलिस को भेज के हमारे खिलाफ इन्होंने फायरिंग करवाई, हमारे बंदों के ऊपर जुल्म सितम किया, और उसके नतीजे में दिन को 11 बजे कोई 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने गोलियां मार दी, जिसमें 14 लोग शहीद हो गए और बाकी जख्मी हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था पाकिस्तान की 65-70 साल तारीख का, कि जिसमें पुलिस की वर्दी, स्टेट की वर्दी में मलबूस लोग हैं जो अपने मजलूम और नहते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कैमरे के जरिए, 12 घंटे से वो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा इन्होंने ये फिर करते ही है कि अपने जो मुखालफीन होते हैं, जिनके जरिए बंदे मरवाते हैं, उनको पुलिस के जरिए मुकाबले में मरवा देते हैं। उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो अभी जो लश्कर जंगवी का सरबराह था इसाक खान, उसको इन्होंने जेल से निकाला, वो इनका सबसे बड़ा वादा गवाफ था, विटनेस था इनके जराइम का, जो इन्होंने कत्ल करवाए थे। उनको लेके गए जनूबी पंजाब के इलाके में, वहां जाके क्रॉस फायरिंग करवा के उसको मरवा दिया, वो नामो निशान ही मिट गया उसका। उनको डर ये था कि ये अगर ISI के या किसी डिफेंस एजेंसी के हाथ आ गया तो वो सारे राज उगल देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे छोटू गैंग था, छोटू गैंग को भी इन्होंने मरवाने की पूरी कोशिश की, पुलिस को भेजा, लेकिन वो छोटू गैंग इतना स्ट्रांग था कि वो पुलिस के काबू नहीं आया, और उस वक्त हमारी सिक्योरिटी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको आर्मी को फर्क नहीं पड़ा पड़ी और उन लोगों को गिरफ्तार किया। फर्क नहीं पड़ा, आपने यूनिफॉर्म बदल दी है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, उससे बुरा है, थाने के अंदर शरीफ आदमी जाने से डरता है भाई। सही है, प्रोडक्ट इज द सेम, पैकेजिंग चेंज हो गई है। अजहर सिद्दीक साहब, सर इसके बारे में कुछ बता दें, क्योंकि अभी उस्मान दार साहब ने ऑरेंज लाइन का तस्करा किया है, कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, ये बताते हैं, जिस तरह हमने खुद भी देखा है, आपने तो फॉलो किया केस को। सर विल नैप टेक अप इस केस को, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ऑरेंज लाइन, और कितने अरबों रुपए का मंसूबा है ये अजहर सिद्दीक साहब? अब कितने अरब रुपए का है ये? रिसेंटली लास्ट कितना बढ़ चुका है ये इसकी लागत? देखें, पहली तो बात देखें, ये ऑर्गेनाइज्ड यानी वाइट कॉलर क्राइम नाम ही इसका है। ये पुलिस ले लें, जितनी भी एजेंसीज ले लें, तमाम इदारों के सरबराह ये अपनी मर्जी से इसलिए लगाते हैं कि वो ज़ाती मुलाजिम होते हैं। और यहाँ जहाँ तक मेट्रो ऑरेंज का बता दूँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी $1.62 बिलियन, यानी 162 अरब की 100, अगर 100 रुपये पे डॉलर हो तो इस वक्त डॉलर 110 के करीब चला गया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन जो कॉस्ट इन्होंने बताई थी वो 190 अरब तो ये हो गया, लैंड एक्विजिशन को 30 अरब की, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट को 7 अरब की, जो आपने मुल्तान रोड तोड़ी बनाई, जो आपने GD रोड तोड़ी बुनाई, को 50 करोड़ के तो पौधे लगाने हैं जो आसन इकबाल साहब के भाई को ठेका दिया गया हुआ है। पूरे लाहौर के अंदर ये जो पाम शाम के पौधे हैं, ये बहुत बड़ा मैं आपके लिए खबर दे रहा हूं, वो कुरैत के देखिएगा, आसन इकबाल का भाई है वो जो पाम शाम लगा रहा है, और वो अरबों रुपए में लग चुके हैं अब तक। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वो अंदर से ठेकेदार इनके जो सारे भाई हैं, 3-4 ठेकेदार हैं जिनको प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, और वो ठेकेदारों के पीछे देखेंगे, एक के पीछे हमजा होगा, एक के पीछे आहत चीमा होगा, एक के पीछे इसरार सईद होगा। ये मैं LDA के अंदर बता रहा हूँ। इन्होंने LDA को करप्शन करने का गढ़ क्या बनाया, LDA छोटा सा होता था, इन्होंने उठा के कसूर, शेखपुरा, ये सारे तकरीबन 22 फेरों तक सारा
लाहौर डिस्ट्रिक्ट फैला दिया है ताकि करप्शन का दायरा इख्तियार बड़ा हो जाए। इशू यहाँ ये है कि नैब ने हर प्रोजेक्ट के अंदर बैठ के इंक्वायरी करनी है, या किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। मैंने मेट्रो ऑरेंज में कोई 33 खत लिखे हैं नैब को, 33 खत लिखे हैं। इसी तरह मेट्रो मुल्तान के हवाले से रिसेंट मैंने लिखे हैं, मेट्रो लाहौर के हवाले से, पावर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं तकरीबन सैकड़ों खत लिख चुका हूं, लेकिन ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन 33 खत कुछ नहीं देते। आप अभी मजाक देख लेना, 33 खत ऑरेंज लाइन पर लिखे हैं आपने अजहर सिद्दीकी साहब, या मेट्रो पे? जी मैंने 33 खत लिखे हैं, मैंने 33 ऑरेंज पे लिखे हैं, सैकड़ों खत लिख चुका हूं। यानी इस वक्त इंफॉर्मेशन कमीशन डिसफंक्शनल कर दी है। मार्च के बाद वहां बंदा ही कोई नहीं है बैठा हुआ, उसने थोड़ा सा काम करने की आदत डाली, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वो बंद कर दिया। वहां पर इस वक्त इंफॉर्मेशन कमीशन ही कोई नहीं बैठा हुआ, और ये मजाक कर रही है मरियम औरंगजेब साहबा कि जनाब वफाकी सतह पर हम ट्रांसपेरेंसी का रिकॉर्ड करने लगे, एक नया कानून बनाने लगे। वो 4.5 साल तक तुम लोग सोए रहे हो, आज बैठ के तुमने एक कानून बनाने की कोशिश की और वो भी बेवकूफ। यानी ये वो कवानीन है जो राइट टू इंफॉर्मेशन की रास्ते में रुकावट है। अभी मैं आप सिंपल सा एक काम कर लें, आज मैं आपके प्रोग्राम से तकाजा करता हूं कि नैब पंजाब जो है, नैब लाहौर ही ले लें, कोई तकरीबन ये 50 के करीब प्रोजेक्ट है, इसका डाटा बताएं कब हम देखने आए, कब नैब ने इनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेरा चैलेंज है वही वो साइड पे मैंने खत इतने लिखे हैं, वो खत क्या कहते हैं मुझे बताते हैं का डेटा बनाए। अच्छा मैं उठा के रद्दी की टोकरियां बैठ ठीक है, आपने मुतालबा किया, हम भी तवक्को रखते हैं नैब इनका डेटा बनाए और सामने रखे ताकि हकाइक सामने आ सके। आज अहम तरीन प्रोग्राम किया जी, इसमें कुछ अहम इंकशाफात और कुछ चीजें बेनकाब हुई है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और क्वालिटी के दावे पंजाब के अंदर कितनी हकीकत है आज हमने बेनकाब किए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप लिख सकते हैं। देखते रहिएगा अब तक।